जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 और यूपीएसआई 2024 तथा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी अभी आई है और साथ साथ एसएससी जीडी, अगर आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली मैंने स्टैटिक जीके की एक मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जीके के क्वेश्चनों की। तो मेरे साथ बने रहिएगा आप अच्छे से अपनी तैयारी को धार देने के लिए। इससे पहले मैंने 16 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर 16 है। तो ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत किफ़ायती होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से इन मॉक टेस्टों का आनंद उठा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप अच्छे से अपने मार्क्स लेके आएँ, आप अपने गंतव्य तक पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है? मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? कुछ क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। तो मॉरिशस देश की राजधानी ऑप्शन डी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस राजधानी है मॉरिशस की। किगाली किसकी है? तो किगाली अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, रवांडा। रवांडा की राजधानी किगाली है। और सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी डकार। और त्रिपोली किसकी है? लीबिया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। क्लियर? तो और आपसे पूछा गया था मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और रिपीट क्वेश्चन, चेक गणराज्य की मुद्रा है। दोस्तों, चेक गणराज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है प्राग और यहाँ की मुद्रा को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चेक गणराज्य की मुद्रा कोरोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या के नटवर सिंह? तो ये के नटवर सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, के नटवर सिंह। दोस्तों, ये जो आत्मकथा है के नटवर सिंह की है। के नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तो ये आप याद रखिएगा, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, के नटवर सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है डेमोग्राफी, बायोग्राफी, साइकोबायोलॉजी और कैलीग्राफी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया? कौन से विटामिन की कमी से घाव से रक्तस्राव अधिक होता है? दोस्तों, कहने का मतलब है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, ए और विटामिन के। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें रक्त की तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और हमारे ब्लड में कौन सी मेटल होती है? आयरन होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, रक्त में कौन सी मेटल पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन, ऑप्शन में बी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनसाइन विटामिन, तो ये आप याद रखना, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और साथ साथ आपको याद रखना है कि विटामिन डी जो है ना, इसका दूसरा नाम, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर? तो ये आपसे पूछा गया था कि रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन के इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, एक और रिपीट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो आर्टिकल 226 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। अच्छा, भारतीय संविधान कितने प्रकार की रिटों की गारंटी देता है? तो 5 प्रकार की रिट है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, ठीक है, और भी कई सारे, उत्प्रेषण है। तो ये कई सारे आते हैं, आपके अधिकार पर्चा है।
तो ये सारे आपको याद रखने, 5 प्रकार की रिट आती हैं। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32। क्लियर। तो आपसे हाई कोर्ट पूछा गया था, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, पूंजीगत लाभ कर, उपहार कर या संपत्ति कर? दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी जो है ना, इसकी कितनी स्लैब है? तो 5। 0% है, 5% है, 12%, 18% और 28%। तो जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है वो 5 है। ये पाँचों आपको याद रखनी है, 0, 5, 12, 18 और 28। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक और रिपीट क्वेश्चन, मुंबई और ठाणे के बीच भारत में पहली बार ट्रेन कब कब चलाई गई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी, मुंबई से ठाणे, महाराष्ट्र की बात हो रही है। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली, जिसने 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर डिस्टेंस तक। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? दोस्तों, आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी, सीएजी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, सीएजी जो है, इसकी नियुक्ति का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 148, 148। क्लियर दोस्तों। अच्छा, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया भारतीय संविधान, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, यहाँ बात हो रही है राज्य की। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों के पास उनका महाधिवक्ता होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राज्य का राज्यपाल। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों, द टर्बुलेंट ईयर्स किसने लिखी है? ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, अब तो खैर इनका निधन हो गया है। तो प्रणब मुखर्जी जो है, उनकी आत्मकथा का नाम है, सॉरी आत्मकथा नहीं, बुक है द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1986। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया पीवी नरसिम्हा राव। क्या आपको पता है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और ये जो थे भारत में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव की आत्मकथा है। और अब्दुल कलाम की कौन सी है? तो डॉक्टर कलाम साहब की है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा दोस्तों। तो द टर्बुलेंट ईयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक और रिपीट क्वेश्चन, वांदर सेरी वेगावन किस देश की राजधानी है? दोस्तों, वांदर सेरी वेगावन राजधानी ब्रुनेई की। ऑप्शन सी, ब्रुनेई की राजधानी है बांदर सेरी वेगावन। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपेन, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। याद रखिएगा। लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियंतियाने, वियंतियाने। याद रखना इन सब के बारे में, आपसे पूछा गया था। बांदर सेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा है आपका ऑप्शन डी, रूबल। अच्छा, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नाइजीरिया की मुद्रा है नाइरा, नाइजीरिया की मुद्रा नाइरा। कोस्टा रिका की राजधानी मुद्रा क्या है? कोस्टा रिका मतलब कोलोन। तो ये आप याद रखिएगा। तुर्की की आप जानते हैं लीरा, तुर्की की मुद्रा लीरा है। ठीक है, याद रखना। आपसे रूस की पूछी गई थी रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑप्शन रोम, मॉन्ट्रियल, वियना या जेनेवा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है और वियना में ओपेक का मुख्यालय भी है। ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। रोम में किसका मुख्यालय है? तो FAO का मुख्यालय है, FAO। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, देखो लुइस ब्रेल का जन्मदिन होता है और लुइस ब्रेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की लिपि बनाई थी, जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की लिपि लुइस ब्रेल ने बनाई थी और ये फ्रांस के थे। तो इनके सम्मान में दिवस कब होता है? 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी। पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जब चलन में आती है तो इसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946। क्लियर दोस्तों। अच्छा, दूसरी बार कब हुआ था? 1978 में और तीसरी बार 2016 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जहां 23 अगस्त 2023 को अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की है, उस स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन डी, शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को भारत में अंतरिक्ष दिवस होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को भारत में अंतरिक्ष दिवस होता है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तरंगमल किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों तरंगमल जो डांस है वो कहाँ का है? ऑप्शन सी, गोवा का डांस है तरंगमल। अच्छा, मध्य प्रदेश का कौन सा डांस है? मांच, मांच और मटकी। और कौन सा? गिरदा। मांच, मटकी, गिरदा, ये सारे मध्य प्रदेश के डांस हैं। गुजरात की बात करूँ तो टिप्पानी आप याद रखिएगा, टिप्पानी। गरबा आप याद रखना, गरबा डांस गुजरात का है। डांडिया याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लावड़ी डांस याद रखें। कोली डांस याद रखिएगा, कोली, कोली भी महाराष्ट्र का डांस है। उसके साथ साथ आप धनगरी गाजा याद रखना। तो ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया तरंगमल गोवा का डांस है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में कहाँ की गई थी? तो राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश में जो बना वो इलाहाबाद में बना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? दोस्तों ये नया क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1954। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील समझौता। क्लियर दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें भारत और चीन के बारे में। क्या आपको पता है कि भारत और चीन जो है उसकी जो मतलब नियंत्रण सीमा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहा जाता है? उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा ये कौन से दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। और मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जिसमें भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे और चीन की ओर से चाउ एन लाई ने साइन किए थे। तो ये भी आप याद रखना, चाउ एन लाई। भारत की ओर से पंडित नेहरू जी और चीन की ओर से चाउ एन लाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। क्लियर, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है मंडारिन, बर्मी, हिंदी, बंगाली। तो बर्मी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है उसको क्या कहा जाता है? उसको बर्मी कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, म्यांमार की हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नेपाइडो।
म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो और यहाँ की मुद्रा को क्यात कहा गया है। क्यात, म्यांमार की मुद्रा क्यात और राजधानी नेपाइडो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मंदारिन, चीन की भाषा मंदारिन है, बांग्लादेश की बंगाली है, भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विज्ञान और कला के क्षेत्र में, दोस्तों यहाँ कल लिखा हुआ है, कला है, ठीक है, कला के क्षेत्र में वुल्फ अवार्ड किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो विज्ञान और कला के क्षेत्र में जो वुल्फ अवार्ड मिलता है वो इजराइल की सरकार देती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इजराइल की सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इजराइल की जो संसद है उसको नेसेट कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा गया है, ठीक है, और इजराइल की जो मुद्रा है उसको सैकेल कहा जाता है, सैकेल। इजराइल की मुद्रा सैकेल और यहाँ की संसद नेसेट कही जाती है। जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, बुंडसटैग जर्मनी की संसद है, ये भी आप याद रखना। जापान की संसद को डायट कहा जाता है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो विज्ञान और कला के क्षेत्र में वुल्फ अवार्ड इजराइल की सरकार देती है, क्लियर, याद रखना। इसमें जैसे विज्ञान के क्षेत्र में जैसे आप मान सकते हैं जैसे आपका कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, गणित रसायन हो गया, इन सब के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आप याद रखना, पूछा जाए तो इजराइल का सही आंसर है, वुल्फ अवार्ड इजराइल की सरकार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहब फाल्के, भानु अथैया, सत्यजीत रे या गुलजार? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भानु अथैया। भानु अथैया जो थी ये ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थी। फिल्म गांधी में जो गांधी जी की वेशभूषा थी, जो गांधी जी की कॉस्ट्यूम थी, तो उसके डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। 1982 की बात है, तो ये आप याद रखना। फिल्म गांधी में गांधी जी की पोशाक को डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ मतलब अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है जो अमेरिका में दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत से संबंधित है, पूछा जाए तब, क्लियर। चलिए, अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया दादा साहब फाल्के, भारत में जो भारत का फिल्म उद्योग है उसका जनक कौन है? तो वो दादा साहब फाल्के हैं और इनके नाम पर फाल्के अवार्ड भी मिलता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय भानु अथैया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जेनेवा, पेरिस, वियना या लंदन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है, याद रखिएगा। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय भी लंदन में है। पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, क्लियर। और यहाँ पे लंदन में ना एक चीज़ और याद रखिएगा, कौन सी नदी बहती है? टेम्स नदी बहती है, टेम्स नदी लंदन में बहती है, तो ये भी आप याद रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन में है। वियना की बात करूं तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ओपेक। और पेरिस की बात करूं तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। जेनेवा की बात करते हैं हम तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, विपो। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है जैसे WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और WMO, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? वो जेनेवा में है। आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल, SSB, BSF या CRPF? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, असम राइफल, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1835 में हुई, असम राइफल। और असम राइफल जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कछार लेवी। तो असम राइफल को कछार लेवी के रूप में 1835 में स्थापित किया गया था। तो ये आप याद रखना, कछार लेवी किस अर्धसैनिक बल को कहा जाता है? तो असम राइफल को। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1853 में, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में है। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है, जगह है लेटकौर, तो शिलोंग में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, क्लियर। पूछा जाए
तो आप इसको टिक कर सकते हैं। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है, इसको कछार लेवी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें असम राइफल के, तो असम राइफल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो असम राइफल म्यांमार और जो चीन की सीमा है, म्यांमार और चीन सीमा पर हमारी रक्षा करता है। तो ये आप याद रखना, म्यांमार और चीन की सीमा। एसएसबी की बात करूँ तो भारत भूटान और भारत नेपाल की जो सीमा है, तो नेपाल और भूटान की सीमा पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो एसएसबी की है। बीएसएफ की बात करूँ तो नल्ला पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसकी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल पूछा गया था, असम राइफल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में जीएसटी का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत में जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन थी? आपके ऑप्शन है शिवरमन समिति, विजय केलकर समिति, असीम दास गुप्ता समिति या अरुण जेटली समिति। तो भारत में जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली जो कमेटी थी वो थी असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी का जो प्रारूप बनाया वो असीम दास गुप्ता समिति ने बनाया था, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो वो थी विजय केलकर समिति। अंतर समझ लेना प्रश्न का, जीएसटी लागू जो किया गया वो किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? विजय केलकर। लेकिन जीएसटी का ड्राफ्ट किस समिति ने तैयार किया था? असीम दास गुप्ता। तो जीएसटी जो लागू हुआ वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था और असीम दास गुप्ता समिति ने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। जीएसटी की रूपरेखा क्या होगी ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर? असीम दास गुप्ता समिति जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी, लागू हुआ विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। क्लियर? दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जीएसटी जो था ये दुनिया में सबसे पहले किस देश ने बनाया था? तो जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने पहली बार जीएसटी को लागू किया था दुनिया में। और ये जो जीएसटी होता है ना, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। और भारत में जो जीएसटी है इसके कितने भाग हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी। तो भारत में जीएसटी के 4 भाग हैं। केंद्रीय जीएसटी, राज्य का जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी और अंतर्राष्ट्रीय जीएसटी। तो ये आप याद रखिएगा। जीएसटी का प्रारूप बनाने वाली समिति असीम दास गुप्ता समिति थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं अंकित हैं? तो दोस्तों, मुद्रा नोट का जो भाषा पैनल है उसमें कितनी भाषाएं होती हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन सी, 15 भाषाएं होती हैं। 15 भाषाएं इसका सही आंसर है। नहीं माने तो आपके पास में कोई 10 रुपये का नोट हो तो उसको आप गिन के देखिएगा कि कितनी भाषाएं, 15 भाषाएं भाषा पैनल में होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो ये जो केंद्र है वो आपका कलपक्कम में है। कलपक्कम एक जगह है। किस राज्य की बात हो रही है? तो तमिलनाडु की बात हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम तमिलनाडु में। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक और, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 1993। क्लियर? अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो थे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को बना। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाक स्टेट किन 2 देशों की समुद्री सीमा है? दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य ये एक समुद्री सीमा है। किन देशों की? तो भारत श्रीलंका, भारत मालदीव और कौन सा दूसरा? श्रीलंका चीन। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पाक स्टेट भारत और श्रीलंका की एक समुद्री सीमा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भारत श्रीलंका। क्लियर? अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे।
श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो ये आप याद रखना, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्लियर दोस्तों, पूछा जाता है। और श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की भाषा है सिंगली। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, मालदीव की भाषा क्या है? तो मालदीव की भाषा दिवेही। मालदीव की भाषा है दिवेही, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर, तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों, सोलोमन आइलैंड ओशिनिया में एक आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है वेलिंगटन, होनियारा, पोर्ट ब्लेयर या पोर्ट मोरेस्बी। तो दोस्तों सोलोमन, इसको आप जूम करें थोड़ा सा, तो ये है आपका सोलोमन आइलैंड। ये जो आपका एक सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल है ये सोलोमन आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या है? होनियारा। तो सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? होनियारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, होनियारा इसकी राजधानी है। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है वो किसकी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। दलाई लामा की कौन सी थी? फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व समुद्री घास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री घास दिवस कब होता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन है 23 मार्च, 1 मार्च, 5 जून या 2 फरवरी। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है? 2 फरवरी को। तो विश्व वेटलैंड दिवस यह होता है आपका 2 फरवरी को। ठीक है, पूछा जाए 5 जून को कौन सा दिवस होता है? पर्यावरण दिवस होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है? विश्व वन दिवस होता है। तो ये आप याद रखना, समुद्री घास दिवस 1 मार्च आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क, सार्क मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सार्क में जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 8 है। याद रखना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, याद रखना। अच्छा दोस्तों, सार्क का जो विचार था वो किसने दिया? जियाउर रहमान ने। सार्क का विचार जियाउर रहमान ने दिया, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। तो ये आप याद रखना, जियाउर रहमान, इन्होंने सार्क का जो विचार था वो दिया था। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। क्लियर, कितने देश हैं सार्क में? तो 8 देश हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चांगलो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चांगलो जो डांस है ना, वो कहाँ का है आपका? ऑप्शन सी, नागालैंड का डांस है चांगलो। ठीक है दोस्तों, चांगलो नागालैंड का। अच्छा, चेराम डांस कहाँ का होता है? तो मिजोरम का डांस है चेराम। मणिपुर का आप जानते हैं पुंग चोलोम मणिपुर का है। असम का बिहू बहुत फेमस है। बुगुरुम्बा पूछा जाता है, सतरिया पूछा जाता है असम का ही, या तबल चोंगली आता है असम का ही। तो वो सारे आप डांस याद रखिएगा। नागालैंड कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड। ठीक है, तो चांगलो नागालैंड का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये लिए गए हैं आपके कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। तो और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघ की अवधारणा ली गई है। संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारत राज्यों का संघ है, संघ का विचार कहाँ से लिया गया? कनाडा से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और जीएसटी का मॉडल भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।